Welcome to English to Yours. Test your English. In this video, you are going to be given an exercise on the correct use of some words. So let's go. Select the right word from the choices given in brackets. Brackets में कुछ choices दी गई हैं, उनमें से आपने right word select करना है हर एक sentence में. पहला देखते हैं. Dash, either of your children come home yet? क्या आपके बच्चों में से, दोनों बच्चों में से कोई एक वापस घर पर आ गया है? आइदर हम यूज़ करते हैं दो के लिए, दो में से कोई एक, पहला या दूसरा, तो उसके लिए हम आइदर और भी लगाते हैं, या आइदर हम अगर सिंपली कहें तो दोनों में से कोई एक. तो यहाँ पर इसमें सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ब्लैंक जो दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए या हैव आना चाहिए? सोचें, अपना टाइम लें और अपना आंसर नोट करें कि इसमें क्या आना चाहिए. फिर आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वीडियो के एंड तक. नेक्स्ट देखते हैं. द मर्डरर इज गोइंग टू बी डैश, हंग और हैंग्ड. यहां पर क्या आना चाहिए? हंग आना चाहिए कि हैंग्ड आना चाहिए? नेक्स्ट देखते हैं. अपना आंसर नोट कीजिए, आप बाद में वेरीफाई करेंगे कि करेक्ट है या नहीं. दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई और यू एंड मी. यू एंड आई आना चाहिए या यू एंड मी आना चाहिए? यहाँ पर दिस इज अ सीक्रेट, सीक्रेट है दो लोगों के बीच में. यू एंड आई या यू एंड मी, क्या होना चाहिए? आंसर नोट करें अपना. नेक्स्ट देखते हैं. हु इज देयर? इट इज आई और मी. क्या आना चाहिए यहाँ पर? आई आना चाहिए या मी आना चाहिए? क्वेश्चन किया गया हु इज देयर, वहां कौन है? तो आंसर में क्या करना चाहिए? इट इज आई और मी. इट इज आई और इट इज मी. नेक्स्ट देखते हैं. टेक 2 स्पून्सफुल और स्पूनफुल्स ऑफ शुगर. शुगर के 2 चम्मच लेने हैं, तो स्पूनफुल्स होना चाहिए या स्पून्सफुल होना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं और अपना आंसर नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज, 1 2 3 4 पॉइंट वाइज, सेंटेंस वाइज, यहाँ कहीं कि क्वेश्चन नंबर वाइज अपने आंसर नोट कर सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक थे या नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट्स इज राइजिंग एवरी डे, या फिर द कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट्स आर राइजिंग एवरी डे? क्या आंसर होना चाहिए? दोनों में से इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? नेक्स्ट देखते हैं. इट्स और इट्स इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफिकल्ट टू टेक. पहला स्टेप लेना जो डिफिकल्ट होता है उसकी हम बात करें. इट्स यूजुअली, कौन सा इट्स आना चाहिए यहाँ पर दोनों में से? ये वाला इट्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी है या फिर बिना अपॉस्ट्रोफी वाला? सोचें और अपना आंसर नोट करें. यू शुड सेव दोज डेटा या दैट डेटा? डेटा की बात हो रही है, दोज डेटा होना चाहिए या दैट डेटा आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसमें? सोचें और अपना आंसर नोट करें. वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. देयर डैश अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट. देयर वॉज अ मैन आना चाहिए, देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट आना चाहिए, या फिर देयर वर अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट? क्या आना चाहिए? अपना आंसर नोट करें. एक और सेंटेंस देखते हैं. गो एंड सी देयर इज समवन ऑन द डोर या एट द डोर? दोनों में से क्या आना चाहिए? अपना आंसर नोट करें. तो आइए अब चेक करते हैं अपने आंसर्स, क्या हमने सही आंसर दिया है सारे क्वेश्चंस का. पहला सेंटेंस था हमारे पास, आइदर ऑफ योर चिल्ड्रन कम होम येट. यहाँ पर हैज़ आना चाहिए या हैव आना चाहिए? हैव आइदर ऑफ योर चिल्ड्रन कम होम येट या फिर हैज़ आइदर ऑफ योर चिल्ड्रन कम होम येट? यहाँ पर हमारा माइंड ये कहता है कि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने हैव पढ़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये इनकरेक्ट है. यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हैज़ आना चाहिए. क्यों? क्योंकि आइदर की जब बात होगी, पहला या दूसरा, दो अगर बच्चे
जिनकी हम बात कर रहे हैं, आइदर हम दो के लिए यूज़ करते हैं, तो दोनों में से कोई एक, तो एक की बात करेंगे, आइदर का मतलब कोई एक, तो एक के साथ एक मतलब सिंगुलर। तो जब सिंगुलर की बात हो रही है तो सिंगुलर हमारा इसमें जो वर्ब है वो हैज़ है। सिंगुलर के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए हैव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैज़ आइदर ऑफ योर चिल्ड्रन कम होम येट, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द मर्डरर इज गोइंग टू बी हंग और हैंग्ड। जब हम हैंग वर्ड की 3 फॉर्म्स देखते हैं तो हमारे पास वर्ब फॉर्म्स इस तरह से आती हैं। हैंग की वर्ब फॉर्म्स हमारे पास इस तरह से आती हैं, हैंग हंग हंग या फिर हैंग हैंग्ड हैंग्ड। ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीनिंग में इनके डिफरेंस रहता है। जब हम सेकंड फॉर्म हंग यूज़ करते हैं या थर्ड फॉर्म हंग यूज़ करते हैं, हैंग हंग हंग, तो इसका मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं, उस चीज़ को कहीं पर लटकाना, हैंग करना, जैसे कि दीवार पे किसी चार्ट को हैंग करना, तो उसमें हम हंग कहेंगे। पिक्चर को हंग करना, द पिक्चर वॉज हंग अगेंस्ट द वॉल, तो वहाँ पे हम हंग यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम किसी को फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं तो हम हैंग हैंग्ड हैंग्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है द मर्डरर इज गोइंग टू बी हैंग्ड, यहाँ पे करेक्ट चॉइस है, हैंग्ड आना चाहिए। तो हैंग्ड यहाँ पे राइट चॉइस है, द मर्डरर इज गोइंग टू बी हैंग्ड। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई आना चाहिए या यू एंड मी। तो यहाँ पर आना चाहिए यू एंड मी। यू एंड मी यहाँ पे करेक्ट चॉइस। अगर आप ऐसे देखें से, दिस इज अ सीक्रेट फॉर यू एंड सीक्रेट फॉर मी, इस सेंस में देखें तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर यू एंड मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, ना कि नॉमिनेटिव। यू एंड आई यहाँ पर नॉमिनेटिव है और यू एंड मी ऑब्जेक्टिव है। जब कोई चीज़ किसी के लिए रहती है, इट इज़ फॉर मी या इट इज़ फॉर यू, हम कहते हैं सीक्रेट फॉर यू एंड सीक्रेट फॉर मी, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, तो यहाँ पे मी आना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं टेक्निकली। सीक्रेट फॉर यू एंड सीक्रेट फॉर मी एक समझाने का सिर्फ तरीका है, अदरवाइज बिटवीन के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ देयर। अगर क्वेश्चन किया है हु इज़ देयर तो आंसर क्या आना चाहिए, इट इज़ आई और इट इज़ मी। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस है इट इज़ आई। अब इट इज़ आई कैसे, अगर हम कहते हैं इट इज़ मी, यह मुझे है, तो बात नहीं बनती, इनकरेक्ट हो जाता है। मी मतलब मुझे, ऑब्जेक्टिव केस है ये प्रोनाउन का, और आई हमारा नॉमिनेटिव केस में है। तो इसका आंसर ऐसे देखें, हु इज़ देयर वहाँ कौन है, इट इज़ आई, यह मैं हूँ, आई मतलब मैं, तो ये इसलिए इट इज़ आई करेक्ट है। यहाँ पर आई नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कौन है, इट इज़ आई, मैं हूँ ये, जब पूछा गया हु इज़ देयर, इट इज़ आई। नेक्स्ट देखते हैं, टेक 2 स्पून्सफुल और स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। टेक 2 स्पूनफुल्स करेक्ट है और स्पून्सफुल थोड़ा इनकरेक्ट है। थोड़ा क्या इनकरेक्ट क्यों है, यह भी पता लगेगा। जब हम स्पून्सफुल की बात करें, टू की बात करें, 2 स्पून्स फुल, इसका मतलब 1 चम्मच पहले भरा और फिर दूसरा चम्मच फिर से भरा। तो जनरली हम ऐसे नहीं करते कि पहले 1 चम्मच शुगर अलग से ले ली, दूसरे चम्मच में शुगर अलग से ले ली और 2 चम्मच डाल दिए। हम एक ही स्पून को 2 बार फिल करते हैं, तो इसलिए हम स्पून्स फुल कहने की बजाय, 2 स्पून्स फुल कहने की बजाय स्पूनफुल्स, एक बार स्पून को फुल किया फिर उसी को दोबारा फुल किया, तो 2 स्पून फुल्स हम यूज़ करते हैं, रादर दैन कि हम 2 स्पून्स लें, उनको फुल करें और फिर डालें। तो हम एक ही स्पून में 2 बार शुगर डालते हैं, तो स्पून फुल्स उन्हें हम करेक्टली यूज़ करते हैं फिर। तो यहाँ पर स्पून्स फुल करेक्ट चॉइस है, तो यहाँ पर स्पूनफुल्स करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट्स इज राइजिंग और आर राइजिंग एवरी डे। तो पॉसिबिलिटी यहाँ ऐसी लगती है कि फ्लैट्स हैं तो प्लोरल नाउन है हमारे पास, अगर तो वर्ब भी प्लोरल रहेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर बात
फ्लैट्स की नहीं हो रही, बात उनकी कॉस्ट की हो रही है। तो इसमें जो राइट चॉइस है वो इज होनी चाहिए। कैसे? हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट्स, कॉस्ट इज राइजिंग, कॉस्ट सिंगुलर है तो इसलिए इज वर्ब यहाँ पर आना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट्स इज राइजिंग एवरी डे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स यूजुअली द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफिकल्ट टू टेक। यूजुअली फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है जो मुश्किल होता है लेना, तो यहाँ पर कौन सा इट्स आना चाहिए, 1 या 2? इट्स यूजुअली द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफिकल्ट टू टेक। तो यहाँ पर हम इसे इट इज़ की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप होता है इट इज़, क्योंकि हमें वहाँ वर्ब भी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगाया है, ये एलिप्सिस है एक्चुअली। इज़ और इट इज़ को हमने शॉर्टन करके लिखा है, इसकी शॉर्टन फॉर्म है, तो इट इज़ यहाँ पर करेक्ट चॉइस है। जबकि इट्स क्या होता है, इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है। कैसे देखते हैं, सेंटेंस में देखते हैं, द कैट वॉज लिकिंग इट्स पॉज। बिल्ली अपने पॉज, अपने पंजे चाट रही थी। इट्स पॉज, अपने पंजे, बिल्ली के पंजे। इट्स यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, ये इट इज़ नहीं है, इट इज़ नहीं है बल्कि इट्स है। ये वाला इट्स जो नंबर 1 पर है, इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है, अपने पंजे। इट इज़ पॉज नहीं है, इट इज़ पॉज ये पंजे हैं, ऐसे नहीं, इट इज़ इट्स पॉज। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी वाला जो हमें नजर आ रहा है इट्स, जो इट इज़ की शॉर्टन फॉर्म है, वो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। इट्स यूजुअली द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफिकल्ट टू टेक। यू शुड सेव दोज डेटा और दैट डेटा। अब यहाँ पर डेटा से हमें ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है, तो हमें लगता है कि दैट डेटा यहाँ पर आना चाहिए, जबकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डेटा एक्चुअली सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। प्लूरल कैसे है, ये डेटम जो है वो सिंगुलर नंबर है और इसका जो प्लूरल है वो डेटा है। तो यहाँ पर डेटा जो है वो प्लूरल है, तो दैट हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और प्लूरल के लिए दोज यूज़ होता है। तो डेटा यहाँ पे प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे लिखना है यू शुड सेव दोज डेटा। यू शुड सेव दोज डेटा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर डैश अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। देयर वॉज अ मैन। अब हमारा फोकस अगर यहाँ तक जाता है तो देयर वॉज अ मैन, हमें मालूम है कि मैन जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो वॉज करेक्ट चॉइस है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। अ मैन एंड अ वुमन वो सिंगुलर की बजाय प्लूरल है, तो प्लूरल का वर्ब हमारे पास यहाँ पर वर है। देयर वर अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। इन्हें ये हमें इकट्ठे ही पढ़ना होगा, तभी हमें माइंड में करेक्ट चलेगा कि कौन सा वर्ब आना चाहिए। देयर वर अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, ये यहाँ पर करेक्ट है। तो चॉइस हमारी यहाँ पर वर होनी चाहिए, वॉज की बजाय वर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गो एंड सी देयर इज समवन डैश द डोर। ऑन द डोर और एट द डोर क्या आना चाहिए? कई बार हम ये बड़ा गलत यूज़ कर लेते हैं किसी सेंटेंस को या सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन को। जैसे कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ऑन द डोर भी हो सकता है, बहुत लोग इसे ऑन द डोर भी करने की कोशिश करेंगे। जबकि अगर कोई दरवाजे पर है तो दरवाजे पर मतलब चौखट के आसपास कोई दरवाजे पर आपको लग रहा है कोई है, कोई बेल करे या फिर नॉक करे, तो हम उसकी पोजीशन की बात करें कि कोई वहाँ पर है, तो वो एट हमारे पास राइट चॉइस है। क्योंकि ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम। यहाँ पर ऑन हमारी रॉन्ग चॉइस है और एट हमारी राइट चॉइस है। देखते हैं कैसे। अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन कुछ इस तरह से हो जाएगा, दरवाजे के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, देयर इज समवन ऑन द डोर। ऐसा तो नहीं होता कि दरवाजे के ऊपर ही चढ़ जाता कोई आगे, ऐसे जैसे ये मंकी चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। एट द डोर मतलब दरवाजे के आसपास है, दरवाजे के चौखट के आसपास है, चाहे वो इधर खड़ा हो चाहे यहाँ खड़ा हो, दरवाजे के पास सामने खड़ा हो, दरवाजे पर है, तो एट हमारा इस सेंस में यूज होता है। तो एट हमारी यहाँ पे करेक्ट चॉइस है, देयर इज समवन एट द डोर। गो एंड सी देयर इज समवन एट द डोर। तो ये थी हमारी इंग्लिश की टेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने अपना इंग्लिश का नॉलेज चेक किया कि क्या हमें करेक्ट इंग्लिश आती है या नहीं। इसके थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि हमें कितनी इंग्लिश करेक्ट आती है, और सॉल्यूशन से हमें हेल्प मिली होगी अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने में कि कौन सी चॉइस कहाँ पर आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए।
ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ करेक्ट यूसेज हमें यहाँ से मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको करेक्ट यूसेज मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।